हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं और चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 एटम। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। पहला ऑप्शन है स्टेशनरी, सेकंड है नॉट स्टेशनरी, थर्ड है सेंट्रलाइज और फोर्थ है नन ऑफ दिस। देखो आपको पता है कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी कि वो स्टेशनरी हो ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, यानी कि स्टेशनरी नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एटम हैव। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की मॉबरिंग करते हैं तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं और 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, जिससे उसने न्यूक्लियस की खोज करी थी। उसने बताया था कि एटम के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा का सारा मास उसके सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है और वहां पे जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराता है तो वो 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। तो उसने न्यूक्लियस की खोज करी थी उस एक्सपेरिमेंट से। यानी कि यहाँ पे ये जो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये न्यूक्लियस के बारे में हमको बताता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम थीटा इक्वल टू। जब इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम होता है तो उस केस में थीटा कितना होगा। याद रखो जब भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग जा रहा होता है तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जीरो होता है। इंपैक्ट पैरामीटर अगर जीरो होगा यानी कि एकदम हेड ऑन कोलिजन अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस से कर रहा है तो उस केस में जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के वापस आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि पाई के बराबर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखो कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है ये हमें किससे पता चलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम से पता चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड अपॉन। मतलब अल्फा पार्टिकल किस पाथ के ऊपर स्कैटर होंगे, किस एंगल के ऊपर स्कैटर होंगे, ये किससे पता चलेगा। तो ये पता चलता है हमें इंपैक्ट पैरामीटर से। इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग उतना ही ज्यादा होता है और जितना इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ओनली ऑन इंपैक्ट पैरामीटर, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहे होते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उनका पाथ किस टाइप का होगा, उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी। एंगुलर मोमेंटम की ये बात कर रहा है। देखो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो ये था कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr, इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं। मास, वेलोसिटी और रेडियस का जो मल्टीप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है एंगुलर मोमेंटम और ये किसके बराबर होगा, ये nh/2π के बराबर होता है। n मतलब नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पूछा है कि मिनिमम एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो मिनिमम के लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो एंगुलर मोमेंटम mvr यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आएगा h/2π के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, h/2π। मिनिमम जो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन का वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है और कितना होगा h/2π के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटम इज। जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर किस टाइप की ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो वो चक्कर लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट यानी कि n इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में ये आपको एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है आपको। देखो पहले तो हम किसी भी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला है यहाँ पे nth ऑर्बिट में, तो टोटल एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट हमें फाइंड करनी है क्योंकि n इक्वल टू 2 है, तो ये आएगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई अपने पास में टोटल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में। लेकिन हमें पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबरी होती है लेकिन नेगेटिव होती है, इसलिए आगे माइनस का सिंबल लगाया मैंने। दूसरी बात, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होती है, दोनों आपस में सेम सिंबल के साथ में होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी से डबल होती है। इसलिए अगर आपको टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें पूछी जा रही है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो हमेशा पॉजिटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबरी होती है। तो टोटल एनर्जी है यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यहाँ पे -3.4 लिखोगे इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जैसे भी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का डबल होती है, यानी कि इसका डबल कर दो, आंसर आएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। काइनेटिक एनर्जी तो होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी होगी सेकंड ऑर्बिट के अंदर या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1 ऑर्बिट। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन फ्रॉम एमिटेड इज लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड when it makes a transition from n equal to 5 to n equal to 2 orbit is। तो अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5th ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट में अगर वो आता तो उस कंडीशन में कितनी वेवलेंथ का फोटोन हमें एमिट होते हुए दिखाई देता। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि वेवलेंथ और नंबर ऑफ ऑर्बिट इनमें क्या रिलेशन होता है, यानी कि किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा और कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, तो उसमें एक रिलेशन होता है। फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे n इक्वल टू 5th से n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 5 है। तो इक्वेशन बना लेते हैं 1 बाई लैम्डा, ये वाली इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये आएगा r इंटू, ये देखो यहाँ पे 1 बाई 25 आएगा। 25 अगर आप एलसीएम ले लोगे तो उस कंडीशन में ये आएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24। तो ये आ गया अपने पास में 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू 24 बाई 25। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। फिर सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में n2 मतलब अपर ऑर्बिट का नंबर 5 है और लोअर ऑर्बिट का नंबर सेकंड है। तो अब वापस इसी फॉर्मूले को लगाओ 1 बाई, अब जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा डैश बोल देते हैं, तो ये आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 1 बाई लैम्डा डैश क्या आएगा r इंटू, ये देखो यहाँ पे ये 4 आएगा, ये 25 आएगा, मैं 100 यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 यानी कि ये आएगा 21 बाई 100। ठीक है जी, तो इंटू r, तो ये अपने पास में 1 बाई लैम्डा डैश आ गया। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 1 बाई लैम्डा को डिवाइड कर रहा हूँ 1 बाई लैम्डा डैश से, तो ये लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, यानी कि लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ जाएगा अपने पास में r, और r तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में, तो वहां पे तो आएगा
24/25 और इसको डिवाइड करना है 21/100 से, 21/100 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा डैश क्या आ जाएगा देखते हैं, लैम्डा इधर चला जाएगा इनटू ये 25 कैंसिल होगा 4 से, तो ये आएगा 32/7। यानी कि पहले जो लैम्डा है उसकी कंपैरिजन में अब जो वेवलेंथ है वो 32/7 टाइम्स हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बोर एटॉमिक मॉडल इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नॉट देन द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज। तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस आपको बतानी है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हमें आर नॉट बता रखी है। देखो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जहां पे एन का मतलब है नंबर ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि हम लिख सकते हैं R1/R4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 लेनी है और फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 लेनी है। तो ये आ जाएगा 1/16, यानी कि R4 आ जाएगा अपने पास 16 R1 के बराबर। R1 की जगह हमें यहाँ पे सिंबल R0 दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस R0 के बराबर है, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी 16 R0 के बराबर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो जो हाइड्रोजन एटम है जब हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें जो बामर सीरीज है वो हमेशा विजिबल रीजन के अंदर आती है। कौन सी सीरीज आती है विजिबल रीजन में? बामर सीरीज, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बामर सीरीज हमें तब मिलती है जब किसी भी अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा होता है, तो हमें जो रेडिएशंस मिलेंगे उसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो हमेशा विजिबल रीजन में आता है। तो बामर सीरीज के लिए n1 होता है 2 और n2 यानी कि उससे जो अपर ऑर्बिट है उसका नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बामर सीरीज अपना आंसर होगा क्योंकि ये विजिबल रीजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन एटम कैन गिव स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन बामर एंड पार्सन सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, बामर सीरीज इज इन द विजिबल रीजन, बिल्कुल सही है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में होती है। पार्सन सीरीज इन द विजिबल रीजन नहीं जी, पार्सन सीरीज होती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। लाइमन सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन नहीं जी, जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। बामर सीरीज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ये भी गलत है, बामर सीरीज होती है विजिबल रीजन के अंदर, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for an electron in the second orbit of Bohr hydrogen atom the moment of linear momentum is। moment of linear moment का मतलब होता है angular momentum। तो कौन सी ऑर्बिट में ये पूछ रहा है आपको? सेकंड ऑर्बिट के अंदर पूछ रहा है। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ द ऑर्बिट क्या हो गया 2। और किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π के बराबर, यानी कि अगर n = 2 है सेकंड ऑर्बिट में, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो ये आएगा 2h/2π। 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, यानी कि आंसर हो गया h/π, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द प्रोडक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड इट्स रेडियस इन द nth ऑर्बिट इज। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होती है और नेगेटिव एनर्जी अगर किसी भी पार्टिकल की होती है तो वो उसकी बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस टोटल एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी और जो उसकी रेडियस है उनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि वो n के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो पहले तो अलग अलग देख लेते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं जिसके लिए Z यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 होती है। फिर अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस इन द nth ऑर्बिट, रेडियस इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि टोटल एनर्जी और रेडियस इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो n के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट और रेडियस इन द nth ऑर्बिट, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये आएगा -13.6/n² इंटू 0.529 इंटू n², और ये यूनिट्स होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में।
लेकिन हमें तो n के ऊपर डिपेंडेंसी चेक करनी है कि n के ऊपर ये कैसे डिपेंड करेगा। तो n यहाँ पे देखो n स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहां से निकल के आएगी कुछ। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बाइंडिंग एनर्जी और nth ऑर्बिट की रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट ऑफ n। मतलब n के ऊपर ये प्रोडक्ट रेडियस और टोटल एनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो n के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ये बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की रेडियस होती है उतनी ही रेडियस ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की कौन सी स्टेट के अंदर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में चक्कर लगाए ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम के अंदर, ताकि उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो उतनी आ जाए जितनी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में होती है। तो मैं एक रिलेशन लिख देता हूं, इसने ये बोला है कि R1 फॉर द हाइड्रोजन एटम, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में यानी ग्राउंड स्टेट में जब हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो रेडियस है वो बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है, किसी nth ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस के बराबर, लेकिन कौन से एटम में, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम के अंदर। तो ये आपको हिंट दिया हुआ है। अब किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, देखो 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, और ये आता है आंसर एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास में nth ऑर्बिट में अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। पहले हम हाइड्रोजन एटम के लिए लगाते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 0.529 इनटू n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, अपॉन में z क्या आएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर आप लिखोगे बेरिलियम एटम के लिए, तो nth ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन, और z कितना लेना है, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0.529 तो ये सीधा ही कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे n स्क्वायर इक्वल टू ये इधर 4 चला जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगाना चाहिए बेरिलियम, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम के अंदर, तो उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो उतनी आएगी जितनी हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। नोट्स के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी जिससे आप पूरे सब्जेक्ट को, पूरी फिजिक्स को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और बच्चों नोट्स आपको केवल फिजिक्स के ही नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप को आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम याद रखना है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। यह जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। मतलब इनमें से कौन से वाले एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है वो मिनिमम होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n की वैल्यू हर एक एटम के लिए 1 हो गई यहाँ पे, हियर n इक्वल टू 1। तो z के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से वाले एटम के लिए रेडियस मिनिमम आएगी। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है उसके लिए भी z की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और उसके बाद में सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होती है, और डबली आयोनाइज्ड लिथियम, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 होती है। यानी कि लिथियम के लिए z अगर 3 होगा तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सबसे कम आएगी, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लिथियम एटम है उसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, सबसे छोटी रहेगी, सबसे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the energy of hydrogen atom in ground state is minus 13.6 electron volt then its energy in the first excited state will be। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी होगी। देखो किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में
क्या होती है, उसका रिलेशन होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कौन सी वाली ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगी, 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उससे डबल होगी, यानी कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी इसने पूछी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी का डबल हो जाएगी। टोटल एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका डबल कर दो यानी कि आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में आएगा तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना करेक्ट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चन सीरीज ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइज इन। देखो याद रखो कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो पास्चन सीरीज आती है वो हमेशा इंफ्रारेड रीजन में आती है। कौन सा वाले रीजन में आएगी, इंफ्रारेड रीजन में आएगी। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करने के लिए कोई भी पार्टिकल हो उसके ऊपर चार्ज होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अल्फा पार्टिकल पे जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उसका डबल चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, तो इसको भी एक्सेलरेट कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसको भी आप एक्सेलरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करने के लिए पार्टिकल पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन पे क्योंकि चार्ज नहीं होता है इसलिए हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोर मॉडल इज। देखो बोर मॉडल के अंदर हमें बामर सीरीज कब मिलती है, बामर सीरीज के लिए किसी भी अपर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यानी n1 क्या होना चाहिए, n1 होना चाहिए 2 और n2 होना चाहिए 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उससे जो रेडिएशन को मिलेंगे उसको हम बामर सीरीज बोलते हैं, उस स्पेक्ट्रम को हम बामर सीरीज बोलेंगे। हमें ये पूछा जा रहा है कि बामर सीरीज की मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो भी रेडिएशन हमको मिलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा न्यू इक्वल टू सी इंटू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, r का मतलब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, n1 मतलब लोअर ऑर्बिट का नंबर, n2 मतलब अपर ऑर्बिट का नंबर। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी कि न्यू मैक्स की बात करते हैं। अब हमें ये तो पता ही है कि n1 तो हमेशा 2 ही रहेगा यहाँ पे, तो n1 की वैल्यू तो 2 पुट कर दी मैंने। अब एक चीज बताओ, हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। ये मिनिमम कितनी हो सकती है, तो अगर मैं n2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दूं, यानी इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा होगा तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिलेगा। यानी n2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर लिखेंगे, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 ही होता है तो ये 0 बन जाएगा, आंसर आएगा CR/4। ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास। इसी तरीके से मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखना चाहिए हमको, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू मिनिमम ये क्या होगा, तो C इंटू आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, n1 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। अब देखो अगर हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो उसके लिए ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी इसमें से जब ये माइनस होगा तो हमें वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब n2 की वैल्यू सबसे कम होगी। तो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ये वैल्यूज होती है n2 की, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 3 हो सकती है। तो जब आप 3 पुट करोगे तो उस केस में ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी एक तरह से, और आंसर आएगा मिनिमम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें n2 की वैल्यू को 3 लेना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे इसको तो न्यू मिनिमम कितना आएगा, यह आएगा CR इंटू 1/4 माइनस 1/9। अगर आप
एलसीएम ले ले तो यहाँ पे 36, तो ये आएगा C इंटू आर। 36 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो 5/36 इंटू सी आर, ये आ गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। अब आपको इनका रेशो पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनका रेशो क्या होगा, तो इनको डिवाइड कर दो आपस में, CR/4 CR/4 डिवाइडेड बाई CR इंटू 5/36। ये 36 ऊपर चला जाएगा वैसे, मतलब CR से CR तो कैंसिल, ही आएगा 36/5 और ये नीचे क्या है 4 भी है साथ में, तो ये आएगा 9/5 पूरा सॉल्व करने पे, यानी कि आंसर आएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो वो 9/5 के बराबर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के अंदर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, टोटल एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें एनर्जी कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है थर्ड ऑर्बिट में वो कितनी है इलेक्ट्रॉन की, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नेगेटिव में। तो अगर हमें हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है और इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में बैठा है, थर्ड ऑर्बिट में बैठा है, जिसकी टोटल एनर्जी इतनी है, तो उसको इतनी ही एनर्जी अगर इसको दे दी जाए बाहर से, पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो सकता है और जो हाइड्रोजन एटम है वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जो थर्ड ऑर्बिट है यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है जो कि नेगेटिव है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मतलब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो ये फ्री हो जाएगा और उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन एटम है वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई एक तरह से। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ H इज प्लैंक कांस्टेंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है या कौन सी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी दे रखी है इसकी कि जिस भी ऑर्बिट में है उसमें टोटल एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो अगर किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में होगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाली जो एनर्जी है, ये कब आएगी, जब n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। देखो 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 से जब आप -13.6 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा -0.85। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके लिए ऑर्बिट का नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी आती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। n मतलब ऑर्बिट का नंबर। हमें ये पता चल चुका है कि ऑर्बिट का नंबर 4 है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 4h अपॉन 2π, यानी कि 2h अपॉन पाई अपना करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये जो ए वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। 4h अपॉन 2π ये होगा फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एब्जॉर्ब्स ए फोटोन विच एक्साइट्स इट टू n इक्वल टू 5 लेवल, और वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है जिससे वो फिफ्थ ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है जी। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, तो उसने कितनी वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया है वो आपको पूछा जा रहा है। देखो कितनी वेवलेंथ का फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है और कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके लैम्डा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
देखो 1/λ इक्वल टू आ जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। n1 यहाँ पे 1 लेना है और n2 यहाँ पे 5 लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू, ये देखो ये आएगा 1 माइनस 1/25, 25 हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर आएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24। ये 1/λ की वैल्यू अपने पास आ रही है, लेकिन हमें चाहिए लैम्डा, कितनी वेवलेंथ का फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो 25 ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा 24 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 975 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसको आप 975 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम विद फ्यू ट्रांजिशंस, विच ट्रांजिशन शोज द एमिशन ऑफ फोटोन विद मैक्सिमम एनर्जी। मतलब कौन से वाले ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो जो फोटोन एमिट करता है उसकी एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 मतलब अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, E1 मतलब लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। मतलब अपर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होगा, एमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। तो इसमें चेक कर लेंगे कि कौन से वाले ट्रांजिशन में E2 माइनस E1 सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये जो थर्ड वाला ट्रांजिशन है इसमें आप देखो अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर ऑर्बिट में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। यानी कि इस वाले ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट किया गया होगा। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जो थर्ड लाइन है। यानी कि यहाँ पे जो थर्ड लाइन है स्पेक्ट्रम के अंदर, ये क्या करेगी, ये मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन के एमिशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो यहां पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज। देखो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकंड ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि फोर्थ ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का जो रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहेगा। अब यहाँ पे किसका रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो टोटल एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फोर्थ ऑर्बिट। तो बता दो रेशियो क्या आएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप लिखोगे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 16/4 यानी कि 4:1, यानी कि 4:1 अपना करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन सी वाली सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। तो याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइमन सीरीज कब मिलती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, यानी n1 होता है 1 और n2 होता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कोई भी अपर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा होगा तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो सीरीज मिलेगी, उसी का नाम होता है लाइमन सीरीज। और ये कौन सी रीजन में होती है, ये हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू n इक्वल टू 3 करस्पॉन्ड टू। मतलब इससे कौन सी वाली सीरीज हमको मिलेगी। याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, किसी भी अपर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो हमें पास्चन सीरीज मिलती है। पास्चन सीरीज के लिए कंडीशन होती है कि n1 होना चाहिए 3 और n2 होना चाहिए 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्चन सीरीज हमको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है।
तो बच्चों आज की सेशन में हमने चैप्टर नंबर 12 एटम से रिलेटेड जितने भी पिछले 20 इयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।